दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर महान के बारे में और बात करेंगे उनसे जुड़ी हुई सच्ची घटनाओं के बारे में और जानेंगे कि लगभग आधी दुनिया पे फतेह करने वाला सिकंदर आखिर भारत पे फतेह हासिल क्यों नहीं कर सका। इसके अलावा क्या थी सिकंदर की ज़िंदगी की आखिरी 3 इच्छाएं जो वे सबको बताना चाहते थे। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं इस सच्ची ऐतिहासिक कहानी को। महज 12 साल की उम्र में उसने जंगली और बिगड़ैल घोड़े को अपने काबू में कर लिया था, जो बाद में लगभग जीवन भर उस बच्चे का साथी रहा। ये बच्चा बड़ा होकर अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर महान कहलाया और प्राचीन दौर की सबसे महान और चर्चित शख्सियत में से एक रहा। मैसिडोनिया के रहने वाले सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। मैसिडोनिया उत्तरी यूनान से बाल्कन तक फैला हुआ एक इलाका था। सिकंदर के पिता की उसके ही एक सुरक्षा गार्ड ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद एक नए राजा के बनने का संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में उन्होंने अपने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और मात्र 20 साल की उम्र में राजा बन गए। इसके बाद सिकंदर ने 12 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ 12,000 मील की विजय यात्रा की। उन्होंने उस समय फारस साम्राज्य के राजा डेरियस तृतीय को हराया और मध्य एशिया तक यूनानी संस्कृति का प्रसार किया। सिकंदर से पहले मैसिडोनिया केवल एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम था, लेकिन यह क्षेत्र मजबूती से जुड़ा हुआ साम्राज्य नहीं था। हालांकि सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय ने इस क्षेत्र को एक संयुक्त राज्य की शक्ल दी थी। सिकंदर की मां ओलंपियास उनके पिता फिलिप द्वितीय की तीसरी या फिर चौथी पत्नी थी और इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने परिवार में पहले लड़के को जन्म दिया था, यानी सिकंदर के रूप में उन्होंने राज्य को उत्तराधिकारी दिया था। सिकंदर को उस समय की सबसे अच्छी शिक्षा भी दी गई थी। जब वे मात्र 13 वर्ष के थे तो उनके शिक्षकों में अरस्तु जैसे महान दार्शनिक शामिल थे। सिकंदर ने अरस्तु से यूनानी संस्कृति पर आधारित शिक्षा प्राप्त की, इसलिए उन्हें दर्शन शास्त्र पढ़ाया गया था और सभी शिक्षित यूनानियों की तरह उन्हें भी इलियाड और ओडिसी जैसी कविताएं लिखने वाले प्राचीन यूनानी कवि होमर पर महारत हासिल थी। सिकंदर की सत्ता में आने के बारे में बताते हुए प्रोफेसर डायना स्पेंसर कहती हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की कई पत्नियां थीं, जिनमें से एक क्लियोपेट्रा नाम की महिला भी थी, जिन्होंने सिकंदर और उसकी मां के लिए मुश्किलें पैदा कर दी थीं। माँ और बेटे दोनों को ये लगने लगा था कि वे पूरी तरह से मैसिडोनिया का खून नहीं है। ये सच्चाई उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचा रही थी और राजनैतिक रूप से भी नुकसानदेह थी। सिंहासन तक पहुंचने की लड़ाई में सिकंदर की ये कमजोरियां थीं। आगे डायना स्पेंसर का कहना है कि सिकंदर की सौतेली बहन यानी क्लियोपेट्रा की बेटी की शादी में एक सुरक्षा गार्ड ने राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी थी। गार्ड को भी भागने की कोशिश के दौरान मार दिया गया था, इसलिए यह पता नहीं चल सका कि इस हत्या की असली वजह आखिर क्या थी। लेकिन माना जाता है कि इस हत्या में सिकंदर और उसकी मां का हाथ हो सकता है और इस हत्या के बाद सिकंदर का हाथ रुका नहीं। उन्होंने एक एक करके उन सभी लोगों को मार दिया जो उनके उत्तराधिकारी पद के लिए खतरा बन सकते थे। आखिरकार सिकंदर सिंहासन पर बैठे और अब उनकी नज़र फारस साम्राज्य पर थी। फारस साम्राज्य ने 200 से अधिक वर्षों तक भूमध्य सागर से जुड़े इलाकों पर अपना शासन किया। यह साम्राज्य इतिहास की वास्तविक सुपर पावर में से एक था। फारस साम्राज्य की सीमा भारत से लेकर मिस्र और उत्तरी यूनान की सीमा तक फैली हुई थी, लेकिन इस महान साम्राज्य का खात्मा सिकंदर के हाथों से ही हुआ।
फारस साम्राज्य की तुलना में एक छोटी लेकिन प्रभावी सेना के हाथों राजा डेरियस तृतीय की हार को इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है। इतिहासकार लिखते हैं कि सिकंदर की विजय का श्रेय उनके पिता को भी दिया जाता है, जिन्होंने अपने पीछे एक बेहतरीन फौज छोड़ी थी, जिसका नेतृत्व बहुत अनुभवी और वफादार सेनापतियों के हाथों में था। हालांकि एक चालाक और कुशल दुश्मन को उसके इलाके में जाकर हराना खुद सिकंदर की एक नेता के रूप में बुद्धिमत्ता और युद्ध रणनीति में महारत का कमाल था। मैसिडोनिया के लोग हमेशा से एक सैन्य ताकत नहीं थे। यूनान में एथेंस, स्पार्टा और थेब्स ये राज्य ऐतिहासिक रूप से शक्ति के स्रोत रहे हैं। इन राज्यों के नेता मैसिडोनिया के लोगों को जंगली या बारबेरियन कहते थे। सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय ने अकेले ही मैसिडोनिया की सेना को एक ऐसा प्रभावशाली सेना बना दिया था जिसका डर उस प्राचीन दौर में भी दूर दूर तक फैला हुआ था। फिलिप ने मैसिडोनिया के पूरे समाज को एक पेशेवर सेना के साथ दोबारा से संगठित किया था। सिकंदर ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया जिसमें कहा गया कि मैसिडोनिया के लोग पूरे यूनान की तरफ से फारस पर हमला कर रहे हैं। हालांकि एक सदी पहले फारस साम्राज्य और यूनान के बीच होने वाली जंग में मैसिडोनिया शामिल ही नहीं था। सन 334 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना फारस साम्राज्य में दाखिल हुई। सिकंदर की 50,000 सैनिकों की सेना को उस समय दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अधिक प्रशिक्षित सेना का सामना करना पड़ा। एक अनुमान के अनुसार कहा जाता है राजा डेरियस तृतीय की सेना की संख्या लगभग 25 लाख थी, जो उसके पूरे साम्राज्य में फैली हुई थी। इस सेना का दिल कहे जाने वाले दस्ते को अमर सेना कहा जाता था। यह 10,000 सैनिकों की एक एलिट रेजिमेंट थी। इस एलिट रेजिमेंट की संख्या 10,000 से कम नहीं होने दी जाती थी। युद्ध के दौरान जब इस दल का कोई सैनिक मारा जाता तो दूसरा उसकी जगह ले लेता था और कुल संख्या पूरी ही रहती थी। लेकिन इस जबरदस्त सैन्य शक्ति के बावजूद सिकंदर की बहुत ही प्रभावी और बुद्धिमान रणनीति की वजह से फारस साम्राज्य अंत में हार गया। सन 324 ईसा पूर्व में सिकंदर फारस के शूशा शहर पहुंचा। वे फारस और मैसिडोनिया के लोगों को एकजुट करना चाहता था और एक ऐसी नस्ल पैदा करना चाहता था जो केवल उसके प्रति वफादार रहे। सिकंदर ने अपने कई सेनापतियों और अधिकारियों को फारस की राजकुमारियों से शादी करने का आदेश दिया। इस मौके पर एक सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन भी कराया गया। सिकंदर का सत्ता में आना, विजय पे विजय प्राप्त करना और फिर पतन, यह सब बहुत थोड़े समय में ही हुआ था। डायना स्पेंसर बताती हैं कि कई रोमन इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर कभी कभी नशे में धुत हो जाता था और एक बार उन्होंने रात के खाने के समय नशे की हालत में अपने एक करीबी दोस्त को ही मार डाला था। रोमन इतिहासकारों ने उनके शराब के नशे की वजह से गुस्से में आ जाने और सनकी व्यवहार की कई घटनाओं के बारे में लिखा है। हालांकि इसकी सच्चाई पर भी सवाल बने हुए हैं। सिकंदर की विजयों और उनके व्यक्तित्व के आकर्षण के कारण प्राचीन यूनानी उन्हें एक आम आदमी नहीं बल्कि एक देवता समझने लगे थे। बल्कि खुद सिकंदर को भी विश्वास हो चला था कि वह एक देवता है। फारस साम्राज्य पर अपना कब्जा जमाने के बाद उनकी सेना पूर्व की ओर बढ़ने लगी और भारत तक पहुंच गई। इसके बाद सिकंदर मैसिडोनिया वापस लौटने लगे, लेकिन वतन वापसी उनकी किस्मत में नहीं थी। सन 323 ईसा पूर्व में 32 वर्ष की उम्र में बेबीलोन, जो कि वर्तमान इराक के इलाके में है, वहां पहुंचने के बाद अचानक एक रहस्यमय बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मृत्यु का कारण उनके घाव में होने वाला इन्फेक्शन था और कुछ का मानना है कि उनकी मृत्यु मलेरिया की वजह से हुई थी। दोस्तों,
आइए आगे जानते हैं कि सिकंदर को फारस साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद भारत जाने की जरूरत आखिर क्यों महसूस हुई। इस विषय में यूनानी संस्कृति के प्रोफेसर पॉल का कहना है कि इसके कई कारण थे। सिकंदर यह देखना चाहते थे कि उनके राज्य की सीमाएं वहां तक पहुंच चुकी हैं जहां तक उनके पिता फिलिप द्वितीय नहीं जा सके थे। परंतु आधी दुनिया पे फतह करने वाले सिकंदर को वापस क्यों लौटना पड़ा, इसके उत्तर में लिखा गया है, भारत पर विजय प्राप्त करने में उन्हें स्थानीय लोगों के विरोध का सामना तो करना ही पड़ा था, लेकिन उन्हें अपनी सेना के भीतर से भी विरोध का सामना करना पड़ा। मध्य एशिया में जहां उन्होंने 3 साल का लंबा समय बिताया, उनके अपने सैनिकों को वहां रहना बेहद नागवार लगा। भारत में युद्ध के दौरान जब यह अफवाह फैली कि सिकंदर मारा गया है, तो मध्य एशिया में मौजूद उसकी सेना में एक तरह की बगावत शुरू हो गई और उन्होंने पीछे हटने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन उस समय पर सिकंदर सिर्फ घायल हुए थे, मारे नहीं गए थे। इससे आगे रिचेल मेयर्स का कहना है कि सिकंदर के लगातार सैन्य अभियानों के समाप्त होने और वापस लौटने के 3 बड़े और मुख्य कारण थे। पहला, अपनी सेना के अंदर से विरोध। दूसरा, सामान और रसद की सप्लाई में कठिनाई। इसके अलावा इलाके की मुश्किलें और मौसम की मार। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सिकंदर का अगला लक्ष्य अरब क्षेत्र था, लेकिन समय और परिस्थितियों ने उन्हें मोहलत ही नहीं दी। दोस्तों, आइए अब हम लास्ट में जानते हैं कि आखिर क्या थी सिकंदर की वे 3 इच्छाएं जो मरने से पहले उसने बताई थीं। लगभग आधी दुनिया को जीत लेने वाले सिकंदर जब अपने देश वापस लौट रहे थे, तो उनका स्वास्थ्य इस तरह खराब हुआ कि वह मृत्यु शैया पर आ गए। अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद लेने से पहले सिकंदर ने अपने सेनापतियों और सलाहकारों को बुलाया और कहा कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी ये 3 इच्छाएं पूरी की जाएं। असल में सिकंदर अपनी मृत्यु के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते थे। उनकी ये 3 इच्छाएं कुछ इस प्रकार से थीं। पहली, मेरी अर्थी को चिता तक चिकित्सक लेकर जाएंगे ताकि लोगों को यह पता चल सके कि कोई भी चिकित्सक आपके शरीर से रोगों को खत्म करके मौत से नहीं बचा सकता। दूसरा, मेरी अर्थी के पूरे रास्ते में सोना, चांदी, कीमती पत्थर बिछा दिए जाएं, जिससे लोगों को यह पता चल सके कि पूरी जिंदगी सत्ता और दौलत के मोह में बिताने और उसे हासिल करने के बाद भी मेरे साथ एक कण भी नहीं जा रहा है। तीसरा और अंतिम इच्छा, मेरी अर्थी में मेरे हाथ बाहर की ओर लटकाए जाएं, ताकि इससे लोग ये समझ सकें कि जब मैं दुनिया से गया तो मेरे दोनों हाथ खाली थे। इस दुनिया में हर इंसान खाली हाथ ही आता है और खाली हाथ ही जाता है।